हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो पहले इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बाद में ये स्लाइड काफी है, मतलब तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी स्लाइड बहुत कम की है ये। हो गया स्क्रीनशॉट? हाँ जी। करते हैं शुरू। अपना टॉपिक क्या चल रहा था सर? टॉपिक चल रहा था जंतु ऊतक। कौन सा ऊतक? जंतु ऊतक। कल हमने बात कर ली थी जंतु ऊतक। पहले हमने कल बात की थी ऊतक क्या होता है, फिर जंतु ऊतक, फिर हमने ऊतक के प्रकार पढ़े थे। और कल ऊतक के तीन प्रकार पढ़े, तीन प्रकारों के हमने बारे में जिक्र किया था। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और एक ऊतक कौन कौन सा था भाई? चार प्रकार के देखे थे। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और उसके बाद में पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो कल हमने उपकला या एपिथेलियम ऊतक के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे संयोजी ऊतक। किसकी बात करेंगे? संयोजी ऊतक की। तो एक ऊतक हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम बात करेंगे संयोजी ऊतक। अब ऊतक आपको पता है कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह है होता है, ये भी आपको पता है। इतना आपको पता है कि ऊतक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, ये बात आपको पता है। अब संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना। योग होता है ना, संयोग का मतलब जुड़ना, संयोग। ये अपने बोल देते हैं ना कि ये जो रिश्ते होते हैं ये संयोग, ये संयोग हो या तो जग हो ना, तो संयोग, संयोगिक मतलब जोड़ या मिलना। तो ऊतक भी, इस इन ऊतकों का क्या काम होगा कि ये किसी न किसी चीजों को आपस में जोड़ेंगे। तो आगे बात करेंगे कौन किसको जोड़ेगा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक एक लाइन पर चर्चा करते हैं। कौन सी क्या बात है? संयोजी ऊतक, यह विभिन्न अंगों व ऊतकों को जोड़ता है। लो जी, संयोजी ऊतक क्या तो जोड़ने का काम करेगा। किनको जोड़ेगा? या तो अंगों को अंगों से, या ऊतकों को ऊतकों से, या अंगों को ऊतकों से। अंगों को अंगों से, ऊतकों को ऊतकों से, अंगों को ऊतकों से, है ना। ये तीन, अंगों को अंगों से, ऊतकों को ऊतकों से, या अंगों को ऊतकों से, ये जोड़ने का काम करता है। इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? अभी कम होती है, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? कम होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? इनकी कम होती हैं। ये बात, ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो भाई पेशेंस बना के पढ़ना। पहली बात क्या है कि ऊतकों व अंगों को जोड़ने का काम, दूसरी कोशिकाओं की संख्या कम। अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतराकोशिकीय यानी कि इनकी कोशिकाओं के मध्य जो स्थान पदार्थ होते हैं वो अधिक होता है। और उस अंतराकोशिकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो संयोजी ऊतक में जो अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि संयोजी ऊतक में जो अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो संयोजी में जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये मैट्रिक्स कैसा होता है? अब मैं बार बार यहाँ पर अंतराकोशिकीय पदार्थ नाम नहीं लूंगा, मैट्रिक्स नाम लूंगा। तो आपको मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि अंतराकोशिकीय पदार्थ होगा। क्या होगा? अंतराकोशिकीय पदार्थ होगा। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? मैट्रिक्स ठोस भी हो सकता है, जेली की तरह हो सकता है, सघन, तरल सघन हो सकता है, ठोस हो सकता है, अथवा कठोर हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? नॉर्मल ठोस हो सकता है, जेली की तरह हो सकता है, तरल हो सकता है, और या कठोर भी हो सकता है। कौन? मैट्रिक्स या अंतराकोशिकीय पदार्थ। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। यह ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। तो यह ऊतक अगर पूछे कि कहां पाया जाता है, तो आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों पर। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। जो आंतरिक अंग होते हैं उनके जो खाली जगह होती है, आंतरिक अंगों में जो खाली जगह होती है या रिक्त स्थान होता है, वहां पर यह संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि संयोजी ऊतक कहां पाए जाते हैं? तो आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है ना। तो आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में। अगली बात, इसके अतिरिक्त यह रक्त नलिका, रक्त नलिकाएं कौन सी होती है? अभी रक्त नलिकाएं होती हैं, जैसे धमनी हो गई, शिराएं हो गई, है ना, तो वो रक्त नलिकाएं होती हैं। तो रक्त नलिका वह तंत्रिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो पहला पूछे कि संयोजी तो कहां पाया जाता है, तो आप कहोगे आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में पाया जाता है, वहां पर तो पाया जाता है। इसके अलावा और कहां कहां पाया जाता है? तो आप कहोगे कि
रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं जैसे धमनी हो गई, शिराएं हो गई, है ना, तो वहां पर पाया जाता है। और तंत्रिका के चारों ओर, तंत्रिका के चारों ओर यानी कि मस्तिष्क मेरुरज्जु वाला जो सिस्टम होता है, तंत्रिका सिस्टम का पूरा सिस्टम होता है, उसके चारों ओर ये पाया जाता है। और कहां पे पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अब बोन मैरो से मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आगे काम आएगी। आरबीसी का निर्माण या रक्त का निर्माण बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण यही होता है। अब यहां पर मैं आपका एक डाउट क्लियर करूंगा, डाउट कंफ्यूज भी हो सकता, कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, लेकिन आपको क्लियर करना है। हमने जब आरबीसी पढ़ा था, इसी में भी पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, बट आपका रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं, इसमें किताब में है, तो मैं आपको रक्त वाला टॉपिक पूरा दोबारा समझाऊंगा। पीछे रक्त परिसंचरण में करवा दिया था, यहां फिर करवाऊंगा, कोई बात नहीं। तो जब मैंने आपको आरबीसी पढ़ाई थी, तो मैंने आरबीसी में आपको एक बात बताई थी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता तो उसमें सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। अब सेल डिवीजन नहीं होता तो फिर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। क्लियर? चलिए, अब ये कौन संयोजी ऊतक आगे अपने होते हैं तीन प्रकार के। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करूंगा, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो विभिन्न अंगों व ऊतकों को जोड़ता है, कोशिकाओं की संख्या कम होती है, अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स ठोस जेली की तरह सघन तरल ठोस अथवा कठोर होता है, आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में पाया जाता है, इसके अलावा रक्त नलिकाओं और तंत्रिकाओं के चारों ओर व अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब संयोजी ऊतक होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं संयोजी ऊतक? तीन प्रकार के। आज हम इस पूरी स्लाइड में एक प्रकार की बात करेंगे। कितने प्रकार की बात करेंगे? एक प्रकार की। कल हम दोनों प्रकार को कवर कर लेंगे। कितने प्रकार के होता है ये आपका? तो आप कहोगे कि तीन प्रकार का होता है। कौन? संयोजी ऊतक। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहले हम तीनों के नाम देखेंगे, फिर हम उसके आगे प्रकार देखेंगे। तो पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक। कौन सा है? वास्तविक संयोजी ऊतक। उसके बाद में कंकाल संयोजी ऊतक, और उसके बाद में तरल या संवहन संयोजी ऊतक। तरल या संवहन संयोजी ऊतक में आप सिर्फ रक्त को ही पढ़ते हो मेनली, रक्त, रुधिर, ब्लड, है ना, खून, ये सारा। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि तरल संयोजी ऊतक मुख्यतः कौन सा होता है? तो आपका रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये बात एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक। चलिए, तो पहले बात करते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। किसकी बात करेंगे? वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक में भी हम एक इसके आगे और आगे प्रकार है। तो पहले इसके प्रकार देखेंगे, एरियोलर संयोजी ऊतक, उसके बाद में वसा संयोजी ऊतक, उसके बाद में श्वेत तंतुमय ऊतक, उसके बाद में पीला तंतुमय ऊतक, और उसके बाद में जालवत संयोजी ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक के कितने प्रकार हैं? एरियोलर संयोजी ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक, पीला तंतुमय संयोजी ऊतक और जालवत संयोजी ऊतक। तो हम पहले बात करेंगे एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक क्या है उसकी बात करते हैं। अब अपने परेशान नहीं होना है, हर चीज आपकी क्लियर हो रही है और होगी, घबराने वाली बात है ही नहीं। बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार के आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हो और साइंस में घबरा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये बहुतायता से मिलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मोस्टली मिल जाते हैं, तो ये कोई लाइव इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं व दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। लो जी, एरियोलर की बात करें, एरियोलर ऊतक की, तो ये कह रहा है कि इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं, एक तो पाई जाती है इसमें कोशिकाएं और एक पाई जाती है इसमें तंतु। तो तंतु इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। एक तो श्वेत तंतु और एक पीला तंतु, श्वेत तंतु और पीला तंतु। कोशिकाएं देखें तो कोशिकाएं इसमें कौन कौन सी होती है, नाम लिख लो, आगे काम आएगी। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है सर। इसके बाद में हिस्टोसाइटस, हिस्टोसाइटस। इसके बाद में प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा
कोशिकाएं। नोट करो फटाफट। इसके बाद में मस्ट कोशिकाएं, मस्ट कोशिकाएं। इसके बाद में श्वेत कण, श्वेत कण। ये चीज इसमें पाई जाती है, किसमें? एरियोलर ऊतक। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक ऊतक, संयोजी ऊतक। दोबारा रिवाइज करो। संयोजी ऊतक क्या होता है? जोड़ने का काम करता है, अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है, फिर ये मोस्टली रिक्त स्थानों पर पाया जाता है, आंतरिक अंगों के खाली जगहों में, उसके अलावा रक्तवाहिनियों में, है ना। वो सारी बातें हमने कर ली थी। आगे इसके 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक ऊतक, और वास्तविक ऊतक के बाद में 2 प्रकार और कौन कौन से थे? एक तो था तरल संयोजी ऊतक और एक था कंकाल ऊतक। तो आज हम वास्तविक ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। वास्तविक ऊतक के आगे कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? एरियोलर ऊतक, फिर वसा संयोजी ऊतक, फिर श्वेत तंतुमय ऊतक, फिर पीला तंतुमय ऊतक, और फिर जालवत संयोजी ऊतक। ये हम पढ़ेंगे। तो एरियोलर ऊतक की क्या खास बातें हैं कि एरियोलर ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के तंतु कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया आपका श्वेत तंतु और दूसरा हो गया आपका पीला तंतु। कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं एक होती है फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइटस, प्लाज्मा कोशिकाएं, मस्ट कोशिकाएं और श्वेत कण। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो इस इतनी बात का, या उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब कोशिकाओं की जिक्र कर ले। हाँ जी सर, फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? ये चपटी व शाखित होती हैं। क्या होती हैं ये फाइब्रोब्लास्ट? चपटी होती हैं, बिल्कुल फ्लैट, और शाखित होती हैं। अब इनका काम क्या है? तो ये काम करती है, तंतु बनाती हैं। क्या बनाती है? ये तंतु बनाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगला है हिस्टोसाइटस। चपटी होती हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आकार इनका होता है अनियमित, यानी कि इनका कोई आकार नहीं होता, अनियमित आकार होता है। हाँ, खास बात क्या है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इससे भी खास बात क्या है कि ये जीवाणुओं का भक्षण करती है। वेरी गुड, क्या बात है? जीवाणुओं का भक्षण करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है हिस्टोसाइटस। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करें तो प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ये गोलाकार व अंडाकार, गोलाकार व अंडाकार। काम क्या है? ये एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है वैसे तो मैं बता चुका हूं रक्त परिसंचरण में, लेकिन आगे जब आएगा तो और बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में है मस्ट कोशिकाएं। कौन सी? मस्ट कोशिकाएं, मस्ट कोशिकाएं, और उसके बाद में श्वेत कण। चलिए, अब मस्ट कोशिकाओं का जिक्र करने से पहले एक बार इसको फिर रिवाइज करवा देता हूं कि एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और 2 प्रकार के तंतु, श्वेत तंतु, पीला तंतु। कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट चपटी होती हैं, शक्ति होती हैं और तंतु का निर्माण करती हैं। हिस्टोसाइटस चपटी होती हैं, अनियमित आकार होता है, केंद्रक पाया जाता है और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं क्या होती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। चलिए, ये होती है कंप्लीट। आगे बात करते हैं। अब इस एक स्लाइड को मैं मिटाता हूं क्योंकि अपने को जगह चाहिए। क्या चाहिए? जगह चाहिए ना। चलिए आगे बात करते हैं मस्ट कोशिकाएं। मस्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? ये तो केंद्रक युक्त होती हैं। क्या खास बात है इनकी? मस्ट कोशिकाओं में केंद्रक युक्त, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाता है, और ये गोलाकार होती है, अंडाकार होती है। कोई खास बात नहीं है। आगे की बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप भी पी लीजिए। चलिए, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए और रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। मस्ट कोशिकाएं क्या करती हैं?
एक तो रुधिर वाहिनी को रुधिर वाहिनी को फैलने और सिकुड़ने, रुधिर वाहिनी को फैलने और सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये रुधिर वाहिनी को फैलने के लिए हिस्टामिन, हिस्टामिन रुधिर के एंटीकोएगुलेटर के लिए हिपेरिन तथा रुधिर वाहिनी, यानी कि हिपेरिन का स्तर फैलने के लिए हिपेरिन और सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। फैलने के लिए, सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन, ये कह रहा है कि दो प्रोटीन है, मास्ट कोशिकाओं द्वारा दो प्रकार के प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं। अगर रुधिर वाहिनी को फैलाना है तो हिपेरिन प्रोटीन, और रुधिर वाहिनी को सिकोड़ना है तो सेरोटोनिन प्रोटीन का ये स्रावण करती है। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद में आगे आती है, मास्ट कोशिकाओं से दो ही बातें हैं, फैलने के लिए हिपेरिन और सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन। इसके बाद में आगे आता है श्वेत कण। इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण पाए जाते हैं। श्वेत कण जैसे लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। श्वेत कण में तीन बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से? लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये मैं आपको डब्ल्यूबीसी में करवाऊंगा आगे। उसके बाद में श्वेत तंतु, अशाखित व क्या होते हैं ये? विभिन्न ऊतक से, ठीक है, हाँ। श्वेत तंतु क्या होते हैं? अब देखो, कोशिकाएं हमने पढ़ ली सारी की सारी। अब बात करते हैं तंतु की, श्वेत तंतु और पीला तंतु। तो श्वेत तंतु क्या होते हैं? अशाखित होते हैं मोस्टली। ये हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। अशाखित व अलचीले, यानी कि ना तो इनकी शाखाएं होती हैं और क्या होते हैं, ये लचीले नहीं होते। ठीक है, कोलेजन नामक रसायन से बने होते हैं। तो श्वेत तंतु किससे बने होते हैं? कोलेजन से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोलेजन से बने होते हैं कौन? श्वेत तंतु। उसके बाद में पीला तंतु, तो ये शाखित होते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं और लचीले होते हैं। श्वेत तंतु क्या होते हैं? अशाखित और अलचीले। और पीले तंतु शाखित हो सकते हैं, अशाखित होते हैं लेकिन लचीले होते हैं। ये एलास्टिन से पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एलास्टिन। ये नोट करते रहना साथ के साथ, वन लाइनर में काम आएगी आपको। तो श्वेत तंतु किससे बने होते हैं? कोलेजन से। और पीले तंतु किससे बने होते हैं? एलास्टिन से। ये आपके हो गए एरियोलर ऊतक की तंतु और कोशिकाओं की बातें। इसके बाद में एरियोलर ऊतक के कार्य की बात करें कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो त्वचा व मांसपेशियों, दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। एरियोलर ऊतक क्या करता है? त्वचा व मांसपेशियों को जोड़ता है। याद रखनी है ये बात, त्वचा व मांसपेशियों को जोड़ता है और दो मांसपेशियों को जोड़ता है। एक तो क्या करता है? त्वचा व मांसपेशियों को जोड़ता है और दूसरा दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन? एरियोलर ऊतक। क्योंकि हम संयोजी ऊतक ही पढ़ रहे हैं और संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करते हैं, बस दैट्स ऑल। और क्या काम करता है? विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांध कर रखते हैं। विभिन्न आंतरिक अंग होते हैं या आंतरिक मांसपेशियां होती हैं या आंतरिक रचनाएं होती हैं, उनको ढीले से बांध के रखते हैं। ऐसे नहीं पूरा जकड़ के बांध के रखते हैं। जकड़ के बांध के रखते हैं, वो मूवमेंट नहीं करेंगे ना, फिर शरीर काम कैसे करेगा? तो ये ढीले तरीके से बांध के रखते हैं और उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करते हैं। ढीले रूप से बंधे होते हैं लेकिन उसे अपने स्थान से हटने नहीं देते। अब इसको आप कैसे समझोगे? जैसे अपने घरों में पशुओं को बांधते हैं तो उसे ढीला ही बांधते हैं ना, उसे खूंटे से, गाय को या भैंस को। तो ऐसे थोड़ी उसको कस के बांध कर, कैसे के बांधेंगे? वो मूवमेंट कैसे करेगी? तो अपने उसे एक जगह बांध देते हैं ढीले तरीके से, तो वो मूवमेंट करती रहती है और अपनी जगह से जाती नहीं है कहीं, वो अपनी अपनी एक फिक्स एरिया पर भी घूमती रहती है। तो उसी तरीके से ये होता है। लिम्फोसाइट का संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से है। तो लिम्फोसाइट का संबंध किससे है? एंटीबॉडी संश्लेषण से है। अगला है, ये अपना एरियोलर ऊतक होता है कंप्लीट। चलिए, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखो भाई, बहुत आरामदारी से पढ़ा रहा हूं, फिर भी कोई चीज में डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। साथ के साथ नोट डाउन करते चलो बस। अगर कोई चीज में आप आगे पीछे रह जाते तो क्लास को पॉज कर लिया करो, ठीक है। क्या कर लिया करो? क्लास को पॉज कर लिया करो। चलिए, अगला है वसा संयोजी ऊतक। कौन सा? वसा संयोजी ऊतक। गोलाकार व अंडाकार कोशिकाएं होती है। वसा संयोजी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? गोलाकार। पहली बात, इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं। लो जी, वसा की बूंदें भर देता हूं मैं। वसा, वसा है ना, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं।
वसा की बूंदें, वसा की बूंद, इस तरीके से वसा की बूंदे भरी रहती है। अब ये कोशिकाएं या ये ऊतक होता कहां पे है, तो ये त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में स्थित होता है। त्वचा के नीचे यानी कि स्किन के नीचे चर्बी के रूप में। आपने कभी देखी होगी मोटे लोग होते हैं जो फैटी, जो मोटे लोग होते हैं तो उनमें ये ऊतक ज्यादा बन जाते हैं, तो वो त्वचा के नीचे होते हैं। त्वचा के नीचे का मतलब ये हमारी स्किन होती है। स्किन, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन ही होता है भाई, तो उसके नीचे ये इस रूप से बन जाती है, इस रूप से। हम कोई मेरे जैसा पतला है तो वो कहां पर उसके वसा का ऊतक होगा ना, वसा से जो तो उसमें कमी होगा। अब इस तरह से बंदा मोटा होता जाता है क्योंकि इनका जमाव होता जाता है, ठीक है। तो त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होती है। अब इसका फायदा भी है, तो ये आंतरिक अंगों के बीच था। अब ये कहां पर पाई जाती है, तो आंतरिक अंगों के बीच। कहां पर पाई जाते हैं ये ऊतक, कौन, आंतरिक अंगों के बीच। आंतरिक अंगों के बीच ये आपका वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है, तो मेंढक, डेड्र, राणा टिग्रीना, उसके वृक्ष शीर्ष यानी कि उसकी जो किडनी होती है उसके शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है। यह खास बात है, मेंढक के वृक्ष शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है। क्या बोला है कि आंतरिक, मानव शरीर में बात करें तो आंतरिक अंगों के बीच तो पाया जाता है, और जीवों के शरीर में भी आंतरिक अंगों के बीच में तो पाया जाता है, लेकिन मेंढक के वृक्ष शीर्ष पर यानी कि जो किडनी होता है उसके शीर्ष भाग पर स्थित वसा पुंज होते हैं, तो उसमें भी ये पाया जाता है। अब आपको सर मेंढक का वृक्ष दिखाओ तो 11वीं क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, 11वीं क्लास की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब आपको ये वहां पर बताऊंगा, ठीक है। यह संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है। तो यह संचित भोजन, अब आपको पता है वसा है तो वो एक संचित भोजन के रूप में होता है, हमारी बॉडी में वसा स्टोर होती है फ्यूचर के भोजन के लिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब वो टूट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है ना, ये चीज होती है। तो ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में भी होती है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है, बाहरी चोटों से, यानी कि आपने देखा होगा अब जैसे कोई कम फैटी लोग हैं वो बेचारे गिर जाते हैं तो उनकी चोट ज्यादा लग जाती है, लेकिन जो मोटे होते हैं तो उनके चोट का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो जो वसा संयोजित है तो वो ज्यादा है, वो आंतरिक अंगों की शरीर की, आंतरिक अंगों की ये रक्षा करता है। क्योंकि अब देखो इतनी मोटी परत है किसी के, या इतनी मोटी है, वो बाहर से आ रहे आघातों से उसकी रक्षा ही करेगी ना। अब किसी की परत ही छोटी सी है तो फिर अंदर तो चीजों का नुकसान ही होगा। तो इस प्रकार से यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। उत्तक ताप रोधक होने के कारण, यानी कि वसा संयोजी उत्तक क्या होता है, ताप रोधक होता है। वसा संयोजी उत्तक क्या होता है, ये ताप रोधक होता है, ताप को रोकता है, तो ताप रोधक। यह उत्तक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा करता है, ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। तो अगर किसी में वसा संयोजी उत्तक ज्यादा होते हैं तो उसे ठंड कम लगती है। ठंडे प्रदेशों में स्थित जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर में यह बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ठंड से बचाव करना है। इस ऊतक की अधिक मात्रा संचय से शरीर मोटा होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला है श्वेत तंतुमय ऊतक। कौन सा, श्वेत तंतुमय ऊतक। इंटरेस्ट आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई, है ना, वो क्या कहते हैं दिल वाले गुड्डे ही भेज दो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है तंतुमय, श्वेत तंतुमय ऊतक है। एक दूसरे के समांतर स्थित श्वेत तंतु पाए जाते हैं। अब श्वेत तंतु हम पीछे पढ़ के हैं जो कोलेजन के बने एक दूसरे के समांतर तरीके से पाए जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह ऊतक, इसकी खास बात इस ऊतक की एक ही है, यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, टेंडन का निर्माण। तो अब ये टेंडन का क्या काम है भाई, वो देख लेते हैं। तो मांसपेशी को अस्थि से व दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। तो इसका काम क्या है, मांसपेशी प्लस मांसपेशी, यानी कि मांसपेशी को मांसपेशी से और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है।
ये इसकी खास बात है, किसकी? श्वेत तंतुमय ऊतक। तो ये श्वेत तंतुमय ऊतक क्या बनाता है? टेंडन बनाता है। क्या बनाता है? टेंडन। ये इसकी एक ही बात इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है। मांसपेशी को मांसपेशी से और मांसपेशी को अस्थि से। यह अत्यधिक मजबूत व आंशिक लचीले होते हैं। अत्यधिक मजबूत होते हैं और आंशिक रूप से लचीले होते हैं। अगला है पीला तंतुमय ऊतक। पीला तंतुमय ऊतक, इसके तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज्यादा मोटे होते हैं। मैट्रिक्स कम होता है, तंतुओं के बीच कोशिकाएं होती हैं, अधिक मजबूत व लचीले होते हैं। वही सेम बात। अब ये बनाते हैं लिगामेंट्स। क्या बनाते हैं? लिगामेंट्स। पीला तंतुमय ऊतक क्या बनाते हैं? लिगामेंट्स बनाते हैं। तो लिगामेंट्स, अब ये बनाता है जो श्वेत ऊतक, लो यहां पर लिखता हूं, श्वेत तंतुमय ऊतक पढ़ लिया हमने। क्या बनाता है? टेंडन। मांसपेशी को मांसपेशी और मांसपेशी को अस्थि से। अब है पीला तंतुमय ऊतक। तंतुमय ऊतक ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स क्या काम करते हैं? लिगामेंट्स काम करते हैं प्यारे बच्चों, अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। क्या करते हैं ये? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, आपका ये ऊतक भी कंप्लीट हो गया है। अगला है जालवत संयोजी ऊतक। तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं, तारे के समान की कोशिकाएं होती हैं, कोई नई बात नहीं है। इन कोशिकाओं से जीव द्रव्य के कई पदार्थ निकले होते हैं जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसमें मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, कोई नहीं बात नहीं। अब ये ऊतक पाए कहां पे जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीहा में, प्लीहा जिसे सामान्य भाषा में तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे बोलते हैं, और आरबीसी का मानव शरीर का ब्लड बैंक भी इसे बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, पता ही है सभी को। और क्या बोलते हैं इसे? मानव शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। उसके बाद में यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अस्थि मज्जा बात कर ही चुके हैं, ठीक है भाई। ये हो गई अपने संयोजी ऊतक का एक प्रकार। संयोजी ऊतक का एक प्रकार हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कौन सा? एरियोलर संयोजी ऊतक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, इतना डिटेल से शायद कहीं करवाया होगा। वैसे तो ऐसे नहीं कहते, कहीं नहीं करवाया होगा, पर मैंने अपना पूरा यहाँ पर 100% देने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस का पूरा मैटर मिल सके। पूरा का पूरा मैं अच्छे से करवा, लगभग 15 मंथ हो गए मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए, और अभी तक साइंस कंप्लीट नहीं हुई। तो कई बच्चे बोलेंगे सर साइंस 3 महीने में कवर हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, लेकिन मुझे एक क्लास रिकॉर्ड करने के लिए सारी चीजें मैं खुद मैनेज करता हूँ। कैसे? जैसे क्लास पहले स्लाइड को लिखता हूँ, फिर ये रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसको एडिट करता हूँ, फिर थंबनेल, ये सारी चीजें मोबाइल से, एक ही मोबाइल से होती हैं। कुछ मैं खुद भी स्टडी करता हूँ। ये सारी करके सारा आपको एक दिन में 1 या 2 क्लासेस में प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो देखना, इस क्लास को शेयर करना। अगला टॉपिक रहेगा अपना यही ऊतक, काफी लंबा चलेगा, 2-3 क्लासें लगेंगी। अगला रहेगा अपना कंकाल ऊतक। संयोजी ऊतक का ये अगला प्रकार है भाई। संयोजी ऊतक का अगला प्रकार है कंकाल ऊतक, ठीक है। चलिए कर लेना भाई इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।